तो मैंने रिसेंटली अपने कम्युनिटी टैब पे आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि आपके मॉक टेस्ट के स्कोर्स कितने आ रहे हैं, और वो देख के मतलब मुझे काफ़ी शौक हुआ कि आउट ऑफ 544 स्टूडेंट्स जिन्होंने उसको वोट किया था, लगभग 17% स्टूडेंट यानी कि 92 स्टूडेंट्स ही अभी 600 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं, और उनको ही हम रिलेटिवली सेफ जोन में कंसिडर कर सकते हैं जिनका सिलेक्शन होना लगभग तय है अगर वो सेम कंसिस्टेंसी एंड तक मेंटेन करके रखते हैं तो मैंने सोचा फिर मैं आप लोगों के लिए जो उसके ऊपर वाले रेंज में जो भी 500 400 स्कोर कर रहे हैं उनके लिए एक वीडियो लेके आऊँ जिनमें मैं आपको बताऊँ कि आप अपने मार्क्स कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, कुछ छोटी सी सिंपल सी टिप्स का फॉलो करके, और आप इसको फॉलो करके देखना आप इससे ज़रूर ही बेनिफिट हो रहे होगे। तो चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो कि हम 11 टिप्स देंगे इसमें आपके मॉक टेस्ट के मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए, और हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बात करेंगे, मतलब कि टेस्ट का सिलेबस आने से लेके टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है, उसका रिवीजन कैसे करना है, टेस्ट कैसे देना है, और फिर टेस्ट की एनालिसिस कैसे करनी है। ये चारों चीज़ को हम डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि आपको टेस्ट का सिलेबस डिवाइड करना है। तो अब आपको टेस्ट का सिलेबस कैसे डिवाइड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको स्क्रीन पे एक सिलेबस दिख रहा होगा टेस्ट का, तो इसको हम डिवाइड करेंगे कि कौन से डेट पे हमको क्या पढ़ना है। जैसे ये सिलेबस है तो इसे हम डिवाइड कर सकते हैं कि 01 यानी 1 सितंबर को हमको इसमें से पढ़ना है सेंटर ऑफ मास, 2 सितंबर को हमको पढ़ना है कोलिजन, 3 सितंबर को हमको पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स। ऐसे हम करके एक अच्छा सा अपना प्लानर बना सकते हैं, और ऐसा कर करके हमको लगभग टेस्ट के 2 दिन पहले ही उसका सिलेबस को कंप्लीट करना होता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो आपके लिए बेनिफिशियल क्यों रहेगा। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपको एक प्रॉपर प्लानर बनाना है। जैसे ही आपके पास टेस्ट का सिलेबस आ गया तो उस हिसाब से आपको एक प्लान कर लेना है कि हम मेरे को इस दिन ये चीज़ ही पढ़नी है, और वैसे करके आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट थिंग है कि आपको अपने टेस्ट का सिलेबस 2 दिन पहले कंप्लीट करना है आपके टेस्ट से। जैसे अगर आपका टेस्ट मान लो 15 सितंबर को है तो आपको उसका सिलेबस 13 सितंबर को ही कंप्लीट करना है। ऐसा आपको प्लान करना है चीज़ों को। अब इसके 2 बेनिफिट्स हैं। तो पहला बेनिफिट ये है कि हम करते हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चे ये सोचते हैं कि कल कर लेंगे, लापरवाही करते हैं। तो उससे ये होगा कि अगर आप प्लान करके रखोगे कि आपको 13 तारीख को ही सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आपने अगर थोड़ी सी लापरवाही कर भी ली तो भी आप 14 तक अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर चुके होगे। तो एक बेनिफिट तो ये है आपका। दूसरा बेनिफिट है कि जो बच्चा एकदम कंसिस्टेंस और डिसिप्लिन रह के 13 तारीख तक ही अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेता है, उसके पास जो लगभग एक दिन का टाइम बचेगा 14 तारीख का और 15 की सुबह का, तो वो उसमें अच्छा खासा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता है, जिससे उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीज़ है, ये दूसरी टिप है कि आपको 2 दिन पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, और वो 2 दिन में आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे जो आपके 2 दिन बच रहे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है कि आपको एक प्रोग्रेस चेकलिस्ट बनानी है अपने चैप्टर्स की जो भी आपके टेस्ट में आ रहे हैं। देखो जैसे कि एक चैप्टर का एग्जांपल लेते हैं पीरियोडिक टेबल। तो अगर पीरियोडिक टेबल आपके टेस्ट में आ रहा है तो आपको उसके लिए एक प्रोग्रेस चेकलिस्ट बनानी है। मैंने आपको पहले भी बताया था पर वापस बताता हूँ। देखो सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल को कैसे पढ़ना है उसके लिए एक चेकलिस्ट ऐसे बनानी है। आपको सबसे पहले उसमें क्लास नोट्स पढ़ना है, उसके बाद आपको उसकी मॉड्यूल पढ़नी है, फिर मॉड्यूल के क्वेश्चंस करने हैं, और फिर एट दी एंड आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। तो ऐसे एक चेकलिस्ट आप बना सकते हो, और अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो एक और चेकलिस्ट आप यहाँ पे रखो जिसमें आप एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करो। तो ऐसे एक चेकलिस्ट बनाओगे, और आपके साथ अगर ये रहेगा आप जब अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपने अगर पहली चीज़ कर ली आपने इसको टिक कर दिया, फिर आपने दूसरी चीज़ कर ली इसको टिक कर दिया, तीसरी चीज़ कर ली इसको टिक कर दिया, और ऐसा करके आप अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग जो है कि निमोनिक्स और तुमको शॉर्ट ट्रिक्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, और ये चीज़ को तुमको ज़रूर बनाना है। तुमको मान लो पढ़ते टाइम और रिविजन करते टाइम उतना हेल्प ना करें, पर टेस्ट में जब तुम सवाल देखोगे ना तो तुम लोगों को पहले आप तुम्हारे निमोनिक्स याद आएंगे, और उससे तुम सवाल को बहुत ज़्यादा जल्दी कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1-2 निमोनिक्स मैं तुमको बताता हूँ। ऑर्गेनिक में अगर तुमने अमाइंस चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ हमारे टीचर ने हमको एक निमोनिक बताई थी कि एनी बनी BDS, और फिर एनी ने अल्कोहल पी लिया तो वो बर्बाद हो गई। तो ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है। या फिर उन्होंने बताया था एनी को अगर हाई लग गई तो भी वो बर्बाद हो गई।
तो एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, पर इसमें आपकी 3 रिएक्शंस कवर हो गई। तुमको क्रिंज लग रहा होगा मे बी ये वाला ट्रिक जो भी है, पर इससे हम लोग को एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती थी। अब ये ट्रिक ऑन बेसिस पे है तुम्हारे कि एनिलीन जो है वो बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट बनता है, और फिर अगर बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट को अल्कोहल से रिएक्ट करते हैं तो वापस बेंजीन बन जाता है, या फिर उसको अल्कोहल से रिएक्ट करते हैं तो वापस बेंजीन बन जाता है। तो ये इसके लिए ट्रिक थी। और लाइक सिमिलरली तुम फाइकोमाइसिटीज के लिए याद कर सकते हो RAM करके, राइजोपस एल्ब्यूगो म्यूकर, और क्लोरोफाइसी के लिए SUVCC ऐसे करके तुम इसके 5 एग्जाम्पल्स याद रख सकते हो। ये मैंने पर्सनली बताई थी, ज़रूरी नहीं है हर ट्रिक का मीनिंग ही निकले, तुम ऐसे अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके भी ट्रिक्स बना सकते हो जिससे तुमको फ़ायदा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि NCERT को प्रायोरिटाइज करना है हर एक चीज़ में तुमको, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, और बायोलॉजी में तो करना ही है। मतलब तुम लोगों को अपने क्लास नोट्स के बाद NCERT को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखना है। और बायोलॉजी में देखो तुम लोग क्या गलती करते हो, कॉमन गलती जो तुम लोग कर रहे हो, तुम लोग अपने क्लास नोट्स को पढ़ते हो टेस्ट के लिए। ये चीज़ तुम लोगों को नहीं करनी है, ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं है। तुम लोग को जो तुम्हारे बायोलॉजी के क्लास नोट्स बनवाए जा रहे हैं ना, तुम जब चैप्टर पढ़ रहे हो बायोलॉजी का तुम क्लास नोट्स बनाओ, वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि लिखने से याद होता है। पर जब वो चैप्टर ख़त्म हो गया तुम वो क्लास नोट्स को एक बार रिवाइज़ कर लो, और फिर तुमको वो क्लास नोट्स को रख देना है बंद करके, और उसके बाद तुम अगली बार जब भी पढ़ो तुम NCERT पढ़ो। हाँ, एक ऐसा चीज़ कर सकते हो, अगर तुमको लग रहा है कि कुछ मिस आउट हो रहा है तो क्लास नोट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो NCERT में नहीं है उसको NCERT में ही लिख लो, और उसके बाद से तुम जब भी पढ़ो तो तुम NCERT ही पढ़ो, अपने क्लास नोट्स को दोबारा मत पढ़ो। तुम लोग क्लास नोट्स पढ़ के जाते हो टेस्ट देने, इसीलिए तुम लोग के बायोलॉजी में नंबर कम आते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ NCERT पढ़ के जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि अब तुम लोग का सिलेबस अगर हो गया पूरा 2 दिन पहले, तो अब तुम लोगों को वो 2 दिन में क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी ही है, और एक सेम टेस्ट का सिलेबस जो तुम्हारा टेस्ट का सिलेबस था वैसा एक सेम टेस्ट तुमको दे देना है घर पे ही बैठ के। अपना तुम जो माइनर मेजर देने जाओ उससे पहले एक बार तुमको घर पे बैठ के वो सेम टेस्ट सिलेबस का एक पेपर तुमको दे देना है। वो पेपर तुमको टेलीग्राम पे कहीं भी मिल जाएंगे, या फिर तुम मेरा ग्रुप ज्वाइन करो और मेरे से आके ले लेना। मैंने अभी हाल में ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को पेपर फॉरवर्ड किया है, और तुम लोगों को भी कर दूंगा। बस तुम लोगों को मेहनत थोड़ी सी इतनी करनी पड़ेगी कि वो सेम सिलेबस का पेपर तुम्हें खुद खोजना पड़ेगा, वो ग्रुप्स वगैरह से जो मैं तुमको बताऊंगा। तो एक सेम सिलेबस का पेपर खोज के तुम वो चीज़ को दे सकते हो, और उससे अपना प्रोग्रेस एक बार घर पे ही चेक कर सकते हो, और फिर उसमें जो गलतियाँ आई उसको एनालाइज कर सकते हो, और इससे तुम्हारा जो अगला पेपर जाके तुम देने जाओगे अपने कोचिंग का उसमें तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे। नेक्स्ट है कि जो अपना 7th पॉइंट है कि तुम लोग टेस्ट से पहले काफ़ी अच्छी नींद लेके टेस्ट देने जाया करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि वो शुरू के तो दिन में कुछ नहीं पढ़ाई करते हैं, और आखिरी दिनों में एकदम रात भर जग के पढ़ रहे होते हैं, और टेस्ट के एक दिन पहले तो वो पूरा ऐसे रात भर जग के पढ़ते हैं, सुबह जाके टेस्ट देते हैं। पर ये करने से तुम लोगों को सिली मिस्टेक्स तुम लोगों की बहुत ज़्यादा होती है टेस्ट में। अगर तुम लोग अच्छी नींद लेके नहीं गए तो तुम लोगों की सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होंगी टेस्ट में। इसके लिए बस मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि टेस्ट के लिए पढ़ना अच्छी बात है, पर टेस्ट से एक रात पहले अपनी नींद को त्याग करके पढ़ाई करना ये सही नहीं है। तो इसीलिए अपनी स्लीप को भी प्रायोरिटी दो, प्रॉपरली 6-7 आवर्स की स्लीप लेके ही टेस्ट देने जाओ। नेक्स्ट पॉइंट अपना है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है टेस्ट के टाइम पे। तो देखो तुमको एक चीज़ तो हमेशा से ध्यान रखनी है कि तुम्हारे बायोलॉजी में 40 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, और बाकी टाइम तुम फिजिक्स केमिस्ट्री की डिफ़िकल्टी लेवल को देख के डिवाइड कर सकते हो। अब बायोलॉजी में 40 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, और एक क्वेश्चन पे 30 सेकंड से ज़्यादा तुमको रुकना नहीं है। तुम अगर ऐसे क्वेश्चन है 101, 102, 103 तुम ऐसे करते आ गए क्वेश्चंस, मान लो तुम 104 नंबर क्वेश्चन पे आए, और ये क्वेश्चन पे तुम 30 सेकंड रुके, तुमने सोचा और तुमको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो अब यहाँ रुक के तुमको टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमको ये क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाना है और आगे के क्वेश्चंस करते हुए चले जाना है। क्योंकि पेपर को 2 फेज़ में किया करो, पहले जितने क्वेश्चंस आते हैं उसको कर लिया करो, और यहाँ तुम 30 सेकंड से ज़्यादा रुकना ही नहीं है तुमको 104 वाले क्वेश्चन पे, और तुम ऐसे आगे बढ़ जाया करो। मैंने खुद अपने नीट के एग्ज़ाम में जब मैं बायोलॉजी कर रहा था तो मैंने 13 सवाल छोड़े थे जो मेरे को एक बार में नहीं आया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार में क्लिक नहीं करते, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर कोई क्वेश्चन तुम्हारा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के आखिरी पन्ने से फ्रेम हुआ है और वो आगे है, तो तुमको उस टाइम पे वो क्लिक नहीं हुआ, पर तुम आगे क्वेश्चंस करते गए, तुमको क्या पता किसी दूसरे क्वेश्चन के स्टेटमेंट में वो सेम क्वेश्चन का आंसर मिल जाए,
या फिर क्या पता कि तुम आगे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन वो सेम चैप्टर के किए, फिर तुमको थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई और फिर तुमको उसका आंसर भी याद आ गया। तो जब तुम फेज़ 2 में वापस आ रहे हो जो क्वेश्चन तुमने छोड़े हैं उसको करने के लिए, तो तब वो तुम क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो और फिर ऐसे तुम्हारा टाइम भी बचेगा। और सेक्शन बी के क्वेश्चंस के लिए ऐसा है कि तुम लोगों को पहले ऊपर ऊपर से ही देख लेना है कि जो 7-8 क्वेश्चन तुमको दिख रहे हो कि जो जिसमें तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम इसको बना पाओ, तो उस 7-8 क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कर लेना। और फिर जब तुम बाकी फेज़ 2 ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग में जब दोबारा तुम जा रहे हो क्वेश्चन को देखने, तब 1 या 2 क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले वो 15 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर उनमें से वो 10 क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा टिक करूँ। मैं खुद भी ऐसा ही करता था और तब मेरे को टेस्ट देने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, क्योंकि पहले तो मैं 15 सॉल्व करता था, फिर उसके बाद मैं सोचता था कि इनमें से कौन सा 10 को मैं मार्क करूँ, फिर वो 10 को मैं पेपर में मार्क करता था, फिर उसको OMR में फिल करता था, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम मेरा चला जाता था। पर बाद में मेरे टीचर ने बताया कि तुमको ऐसा करना है कि तुम 7-8 क्वेश्चन देख लो जो तुम्हारे सॉल्व होने लायक है पहले ही, और उसके बाद जब तुम दोबारा कर रहे हो वो चीज़ को तो फिर 1-2 सवाल और तुम सॉल्व कर लो, तो ऐसे जल्दी होगा। यानी तुम 10 ही सवाल सॉल्व करो पर उसको सही तरीके से करो। फिर ये हो गया। फिर अपना 9th चीज़ है कि तुमको सिली मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करनी है पेपर देते टाइम। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं उनको पढ़ के ही तुम्हारा दिमाग सबसे पहले ट्रिगर हो जाना चाहिए कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ मैं कर सकता हूँ। लाइक मैं तुमको बताऊँ, मैंने नीट में ही खुद गलत कर दिया था। इंट्रा और इंटर में डिफरेंस, मतलब ये तुमको पता होना चाहिए कि इंट्रा और इंटर 2 अलग वर्ड्स हैं। सिमिलरली अगर देखें तो मेलानिन और मेलाटोनिन 2 अलग वर्ड्स हैं। ये तो हो गए, चलो अगर तुमने वर्ड्स को गलत पढ़ लिया। अब मैं तुम लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जिसको हमेशा अंडरलाइन कर लेना अगर किसी भी क्वेश्चन में दिखे तो। बेसिकली बायोलॉजी में 4 या 5 टाइप के, केमिस्ट्री में भी आजकल तो क्वेश्चन फॉर्म हो जाते हैं। सबसे पहले वो पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फिर सेकंड टाइम में वो पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। फिर उसके बाद वो पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। और इन सब का मीनिंग अलग होता है। और फिर उसके बाद किसी क्वेश्चन में पूछते हैं कि नॉट इनकरेक्ट। और वैसे ही सिमिलरली और भी एक टाइप का क्वेश्चंस होता है जिसमें ऊपर लिखेंगे कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ऊपर ऐसा लिखा है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, और फिर वो 3-4 स्टेटमेंट तुमको दिए और फिर यहाँ पूछा कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो इसमें तुमको इनकरेक्ट वाला टिक करना होता है। बच्चे ऊपर अप्रोप्रिएट समझ के करेक्ट वाला टिक कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें से बचना है तुमको। तुम पेपर को जितना गंदा करना चाहो कर सकते हो। तुमको पेपर थोड़ी सबमिट करना है, तुमको OMR सबमिट करना है। तो पेपर पे जैसे ये सब वर्ड्स दिखे उनको अंडरलाइन कर लो, उन पे ऐसे गोला बना लो, अंडरलाइन कर लो, कुछ भी कर लो, पर ये सारे वर्ड्स को मिस आउट मत करना। और ऐसे वर्ड से ही तुम्हारी बहुत सारी गलतियाँ हो रही होंगी, तो अभी से इनको सुधार लो। फिर अपना जो 10th है कि टेस्ट अटेम्प्टिंग का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो देखो, इसमें मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताऊंगा कि तुम लोग अभी जो सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो ना अपने हिसाब से, वो तुम्हारे लिए बेटर है। तुमको स्विच करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम जो कर रहे हो अगर अभी वो अच्छे से हो भी नहीं पा रहा है, अगर तो उसके एग्जीक्यूट अगर नहीं हो रहा है तो भी 2-3 टेस्ट के बाद वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो तुम लोगों को अपना सीक्वेंस किसी और को देख के चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, पर कोई अभी स्ट्रगल कर रहा है कि उसको पता नहीं है कि उसका बेस्ट सीक्वेंस क्या हो सकता है टेस्ट अटेम्प्टिंग का, तो मैं एक सीक्वेंस बताता हूँ जो मैं खुद फॉलो करता था। और वो तुम एक टेस्ट के लिए बस ट्राई करके देखो, और अगर तुमको अच्छा लगे वो चीज़ तो तुम उसको आगे कंटिन्यू रखना, वरना वापस तुम अपने सीक्वेंस पे ही जंप कर जाना। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से तुम लोगों का फिर ये सब खराब हो। स्ट्रैटेजी सुननी सबकी चाहिए, पर यूज़ वही करना चाहिए जो तुमको तुम्हारे काम आए। तो देखो, मैं पर्सनली क्या करता था कि मैं सबसे पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट करता था क्वेश्चन नंबर 1 से, यानी मतलब 101 से बायोलॉजी शुरू होती थी, तो मैं वहीं से पूरा अटेम्प्ट कर लेता था। उसके बाद मैं केमिस्ट्री का सेक्शन B अटेम्प्ट करता था। फिर मैं केमिस्ट्री का सेक्शन A अटेम्प्ट करता था, और उसके बाद फिजिक्स का सेक्शन B, देन फिजिक्स का सेक्शन A। अब सेक्शन B पहले अटेम्प्ट करने से फ़ायदा ये होता था कि सेक्शन B में जो सवाल होते थे उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगते थे। क्योंकि मैं LN में पेपर देता था तो हमारे पेपर अच्छे होते थे, PW जैसे काफ़ी लो लेवल के नहीं होते थे। तो सेक्शन B में जो सवाल होते थे उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगते थे, और वही मल्टीपल कॉन्सेप्ट में से 1 या 2 कॉन्सेप्ट के सवाल सेक्शन A में भी होते थे। तो अगर सेक्शन B में मैंने वो कॉन्सेप्ट पे सवाल सॉल्व किया है तो वो मेरे दिमाग में ऐसे अभी इमीडिएटली रहता था। तो जब मैं सेक्शन A में वो सवाल सॉल्व करता था तो फिर मुझे कम टाइम लगता था, वहाँ रुक के मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता था। तो इसलिए बाकी सबकी अपनी स्ट्रैटेजी है, पर मैं ये यूज़ करता था। तुम लोग एक बार यूज़ करके देखना, अगर बेनिफिशियल लगे तो तुम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हो।
अब अपना आखिरी पॉइंट आता है कि टेस्ट की एनालिसिस कैसे करनी है। तो उसके लिए तो तुमको एक मिस्टेक बुक सबसे पहले बनानी है, और बाकी मैंने तुमको टेस्ट एनालिसिस के लिए अपनी ये वाली वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, काफ़ी शॉर्ट में ही और काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि तुम लोग को क्या करना होता है, क्योंकि करके हर चीज़ तो दिखा नहीं सकता मैं, और 20-25 मिनट की वीडियो एक ही टॉपिक पे बनाना भी कोई चतुराई वाली बात तो होगी नहीं, तुम्हारा टाइम ही वेस्ट होगा। तो वाली वीडियो को जाके अगर स्लो भी लगे तो 2x पे देख लेना, और उसमें जो बताया है बस उतना ही करना होता है टेस्ट एनालिसिस में, उससे कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है। और बाकी ये जो मैंने तुम लोगों से बाकी के 10 पॉइंट शेयर किए उसको एक टेस्ट के लिए बस फॉलो करके देखो, और अगर तुमको अच्छा लगा हो तो इसको आगे कंटिन्यू करना, और बाकी मुझे आके फीडबैक ज़रूर देना कि मैंने ये सारी चीज़ों को फॉलो किया है और इससे मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है या फिर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। क्योंकि मेरे टेलीग्राम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी मुझे दिखाते भी रहते हैं, वो मेरी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते हैं और उनको काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है उस वाली चीज़ से। तो तुम लोग भी करके देखो, अगर तुम लोग को इंप्रूवमेंट हो तो मुझे आके ज़रूर फीडबैक देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और पढ़ते रहो, साथ में मज़े करो, और अपनी मेंटल पीस को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखो हमेशा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।